हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एस इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फेट और दूसरी जो फर्स्ट लाइट बुक है, इस साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो लेकर आए हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको बोर्ड की परीक्षा में और बोर्ड की परीक्षा से पहले तैयारी करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा के लिए किस तरह तैयारी करें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तो कि आपको जो भी पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हमें कोई चीज याद रखनी है दिमाग के अंदर, तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमने आज जो पढ़ा है, कल जब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो पढ़ने से पहले और जो हमने पिछले दिन पढ़ा है उसको पहले पढ़ें। अब नया भले ही हमें कम पढ़ने में आए, लेकिन पुराने को यानी पीछे जो पढ़ा है पहले हमने उसको पहले जरूर पढ़ें। फिर हम तीसरे दिन पढ़ेंगे तो तीसरे दिन हम आगे तब बढ़ें जब पहले हमने जो 2 दिन पढ़ रखा है उसको पहले रिवीजन करें, यानी उसको 2-2 मिनट में सरसरी निगाह से देख लें, फिर अगले दिन का पढ़ें। इसी तरह हम जब भी जिस दिन भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो पिछली चीजों को जरूर पढ़ें। यदि हम पिछली चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको भूल जाते हैं और फिर आप सोचते हो कि मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन सब याद नहीं रहा, सब कुछ भूल गया। तो इसका यही कारण है। सबसे बढ़िया बात है किसी भी चीज को याद रखने के लिए मनन करना। यानी हम जब मनन क्या होता है, देखिए, जब हम किसी चीज को रटते हैं तो समय पर वो याद नहीं आती है। ये कटु सत्य है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है, जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो बुक्स में से या कॉपी अपने जो नोटबुक होती है या नोट्स होते हैं उनमें से पढ़ के हम उसको याद करते हैं, उसको रट लेते हैं। तो इसके साथ ही हमको एक काम और करना है, वो रटना तो है ही, उसके साथ हमको थोड़ा सा पढ़ने के बाद और अपनी नोटबुक या बुक से जो भी है उनको बंद करके रख दीजिए और 5 मिनट के अंदर हमने जो भी पढ़ा है उस सारी चीज को थोड़ा मनन करिए, बैठ करके थोड़ा सा और याद करिए कि मैंने क्या पढ़ा। अगर वो आपको याद आ जाता है तो फिर एक बार और उसको अपने मन के अंदर फिर से याद करिए, फिर से बोलिए मन के अंदर, मन ही मन में। और फिर इस तरह से आपने 2-3 बार इस चीज को बिना देखे और मन में पढ़ लिया तो उसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और यदि आपने जो रटा है और जब आप उसको मनन कर रहे हो तो उसमें से 50% याद आया है, 50% याद नहीं आया, तो जो 50% याद आया है उससे मनन करिए। फिर उसके बाद जो याद नहीं रहा उसको उस बुक में फिर देखिए और देखने के बाद फिर उसको अपने मनन करिए और इस तरह से फिर पूरा जो पहले याद था और अभी याद किया उन दोनों पार्ट्स को भी आप एक साथ मनन करिए और इस तरह से 2-3 बार उसको बिना देखे मन में लाइए और ये चीजें आपकी स्थायी मेमोरी में चली जाती हैं। फिर आप कभी इसको नहीं भूल सकते। तो इस तरह से हमको नया पढ़ने से पहले पुराने को जरूर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि नया पढ़ते जाओ और पीछे को छोड़ते जाओ तो उसको सब भूल जाओगे, आपकी मेहनत सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसके लिए आपको नया पढ़ने से पहले पुराना पढ़ना जरूरी है। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में जो भी वर्ड्स हैं डिफिकल्ट हैं वो आपको याद नहीं रहते हैं, तो आप उसके लिए एक बेटर काम कर सकते हो कि या तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनको 2-4 बार बोल लीजिए, वो अपनी हेड में आ जाएंगे, फिर आपको वो कठिन नहीं लगेंगे। या फिर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो आप उस वर्ड को या उस क्वेश्चन को 2-4 बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में और वो हैबिट में आ जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर आप उसको भूल नहीं सकते। तो इस तरह से ये कुछ ट्रिक्स हैं पढ़ने की, तो इनको ध्यान रखिएगा। और बोर्ड की परीक्षा जो होती है उनमें हमको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के और फ्री मन से खुश होकर एग्जाम देने जाना है। बिल्कुल भी हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ये हमारी सारी विषयों से इजी है। थोड़ा सा इसको मन लगा के और खुशी खुशी पढ़ें तो ये बहुत ही आसान है इसको याद करना पढ़ना। हम लोगों के मन में एक धारणा बनी होती है कि इंग्लिश बहुत कठिन है। इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, हम थोड़े से समय में बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सलाह है और मैं आपके लिए इस तरह की सलाह देता रहूंगा और मैं आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट विशेष कहूंगा। और अब देखिए,
बात करते हैं कि आपको दोनों ही बुक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास के अंदर। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करते हैं। तो आइए देखो, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी इनके आंसर आपको समझाता रहूंगा इसमें कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो अदृश्य व्यक्ति था वो किस तरह से पहली बार दृश्य यानी कि दिखाई देने लगा। तो ये उस समय की बात है जब वो जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था, जब घर से अपने मकान मालिक के घर में आग लगा करके भाग जाता है तो सारे कपड़े उतार के चला जाता है। तो उस समय वो अदृश्य व्यक्ति था। उसने वो जो जो ड्रग्स बनाई थी इनविजिबल होने की, उसको पी गया था वो। फिर वो क्या है, जब सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उस समय, तो लंदन की गलियों में भटक रहा था। तो एक दिन वो रात को एक लंदन की एक बड़ी सी स्टोर में चला जाता है और रात में वह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है, नाक पे भी लगा लेता है, पट्टियां बैंडेज वगैरह बांध लेता है। और फिर वहां से वो इस तरह के सारे कपड़े पहन के, जूते वगैरह कोट सब पहन लेता है, टोपी वगैरह। तो वो इस तरह और विजिबल व्यक्ति बन गया था वहां। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये उस सर्जरी वाले पार्ट में से लिया गया है। ट्रम्प ऑफ दिस सर्जरी, यानी सर्जरी जो ट्रम्प ऑफ दिस सर्जरी यानी कि मिसेस पंपरे और मिस्टर हैरियट के बारे में जो पार्ट है उसमें। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग, किस तरह से मिस्टर हैरियट ने डॉग का इलाज किया था। तो दोस्तों, इस पोएम के अंदर जो कुत्ता था उसको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसको ज्यादा खिलाने की वजह से, एक तरह से जो गाँव में जानवरों को या व्यक्ति को भी ज्यादा खाने से जो आफरा हो जाता है, अपच हो जाता है, वो बीमारी हो गई थी। तो मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि उसने उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया। ही गैव नो फूड द डॉग फॉर 2 days, मतलब उसने 2 दिन तक उसे भोजन नहीं दिया। एंड गैव ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर, और केवल उसको प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी दिया था। एंड ही लेट हिम फ्री विद द स्ट्रे डॉग, और फिर उस जो मिस्टर हैरियट है उसने कुत्ते को आवारा कुत्तों के साथ छोड़ दिया। एंड केप्ट एन आई ऑन हिम, और उस कुत्ते पर उसने नजर रखी। तो इस तरह से 2-4 दिन के बाद वो कुत्ता अपने आप ठीक हो गया था, क्योंकि दौड़ करता रहा तो उसका खाना पचता रहा, और उसको 2 दिन तक खाना दिया नहीं, पानी पिलाता रहा खूब सारा, तो पानी से उसका पच गया। तो इस तरह से वो कुत्ता ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पंपरे वाई इज मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो श्रीमती पंपरे हैं, वो उसका जो डॉग था उसका नाम था ट्रिकी। तो उस ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो देखिए, जो जो ट्रिकी था वो सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो गया था। और हिज टंग लल फ्रॉम जा, उसकी जो जबान थी, उसकी जो जीभ थी वो जबड़ों से लटक रही थी। हिज आईज आर ब्लड र्यूमी ब्लड शॉट, मतलब उसकी आंखें मलिन हो गई थी, लाल लाल हो गई थी। तो इस तरह से जो कुत्ता था वो वीकनेस का महसूस कर रहा था और बीमार सा, कुछ कुपोषण का शिकार हो गया, उसकी जबान लटक गई थी, कुछ खा पी नहीं रहा था। तो इसलिए श्रीमती पंपरे ने सोचा कि कुत्ता बहुत सीरियसली इल है, यानी कि बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया है। तो उसको चिंता हो गई थी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंबर 4, कि व्हाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ये उस मिस्टर हैरियट के लिए आया है कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना क्यों चाहता था। तो देखिए, इसलिए चाहता है क्योंकि जो मिसेस पंपरे थी, उन्होंने सोचा कि जो ट्रिकी है, अब उसका उसने सर्जरी किया होगा तो थोड़ा वीक हो गया है। तो उसने क्या किया कि उस कुत्ते को, उसका जो बॉडी है उसको मतलब बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, और एग्स और वाइन भेजना शुरू कर दिया। अब मिस्टर हेरियट ने एग्स और वाइन खुद यूज कर रहा था अपने ब्रेकफास्ट में। फिर इसके बाद जो पंपरे थी उसने और दूसरी तरह की जो वाइन्स हैं, मतलब विस्की वगैरह भेजना शुरू कर दिया। तो इनको भी मिस्टर हेरियट यूज कर रहा था, ट्रिकी के लिए नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इसको ज्यादा खिलाना अच्छी बात नहीं है। तो वो खुद यूज कर रहा था, इसलिए लग्जरी लाइफ जीने लगा था मिस्टर हेरियट। यही कारण था कि वो चाहता था कि जो ट्रिकी है उसका एक परमानेंट गेस्ट बनकर रह जाए, ताकि ये सारी चीजें उसके लिए आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
जो अनिल और हरी सिंह वाला पार्ट है उसमें से लिया गया है कि व्हाट डज ही से, यानी कि जो हरी सिंह नाम का जो लड़का है जो चोर है, चोरी करता है, वो हर बार अपना नाम बदल लेता है ताकि उससे पहले वाले जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो उसके मतलब मालिक हैं, वो उसको रोजगार देने वाले, वो लोगों से पकड़ नहीं सके और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं सके, इसलिए वो अपना नाम बदल लेता था। तो वो लोगों के बारे में क्या अलग अलग रिएक्शन बताता है, मतलब क्या बताता है कि जब लोगों को लूट लिया जाता है तो उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये कहता है कि देखो ये विभिन्न प्रकार की होता है, कि जो एक पुअर, जो गरीब लोग होते हैं वो तो एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं अपनी लूट को, और जो ग्रीडी मैन होता है वो साइलेंट हो जाता है, यानी कि वो डर जाता है, फियर दिखाता है ग्रीडी मैन। और एक रिच मैन जो होता है वो एंगर, यानी पैसे वाले को गुस्सा आती है, लालची डर जाता है कि कहीं और लूट जाऊंगा। गरीब मैन, जो पुअर मैन होता है बेचारा स्वीकार कर लेता है। और जो अनिल जैसा केयरलेस पर्सन होता है, ही डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड। तो अनिल जैसा जो लापरवाह व्यक्ति है वो तो ये ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है। तो इस तरह से वो एक तो गरीब व्यक्ति के बारे में बताता है कि जो पुअर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और ग्रीडी मैन जो होता है वो है यानी डर जाता है, और रिच मैन जो होता है वो एंगर यानी सोच, एंगर यानी गुस्सा दिखाता है, और केयरलेस पर्सन डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड। लापरवाह व्यक्ति ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, भाई मतलब अनिल को लूटना कठिन क्यों था? इट वाज डिफिकल्ट, ये कठिन था, टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना, वाई क्यों, मतलब अनिल को लूटना कठिन क्यों था? तो देखिए मित्रों, इस पार्ट के अंदर ये बताया गया कि जो अनिल है वो कुछ लिख करके, मतलब कुछ राइटिंग्स करता है बुक्स के लिए या मैगजीन्स के लिए, और फिर पैसा कमाता है और उस पैसे को अपने मित्रों पर खर्च कर देता है। तो वहां उसके यहाँ जब हरी सिंह रहता है तो उसको कुछ पैसा वैसा देता नहीं है, लेकिन उस पर वो विश्वास कर लेता है, उसको घर की चाबी दे देता है। और जब एक दिन उसे कुछ 600 रुपए के नोट आए थे, 50-50 के नोट थे और 600 थे टोटल, कोई बुक बेच के या कुछ ऐसे आया था, तो ये हरी सिंह उसे पैसे चुरा कर ले जाता है, लेकिन वो उसको लूट नहीं पाता, वापस आ जाता है। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन है कि इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना कठिन था, क्यों कठिन था? बिकॉज अनिल वाज ए केयरलेस पर्सन, क्योंकि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था, और ही डिड नॉट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रोब्ड, उसको पता भी नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है, इसलिए उसको लूटना कठिन था। और ट्रस्टिंग पर्सन था वो, हर किसी में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सोलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी कि उस फॉलर, फॉलर कौन है और उसका जो पहला पहला जो ऑथेंटिक थ्रिल है वो क्या है, दिन का पहला ऑथेंटिक रोमांस क्या था? तो ओलर, जो फॉलर है वो एक यंग एंड रोमांटिक यंग एंड रोमांटिक राइटर है, यानी फॉलर एक यंग, नौजवान और रोमांटिक राइटर है। और जब वो ओजेवल जो एक सीक्रेट एजेंट है उसके साथ उसके कमरे के अंदर जाता है रात को, तो उसके कमरे के अंदर जो मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट है उसको खड़ा हुआ देखता है उस कमरे के बीच में, और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। तो यही बस, जो मैक्स वाज स्टैंडिंग विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड इन द रूम ऑफ ओजेवल। तो ओजेवल के रूम के अंदर मैक्स को एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर खड़ा हुआ पाता है, यही उसका जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था उस दिन का। तो ये यंग एंड रोमांटिक राइटर है फॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट दैट इज कैरेक्टर स्केच, मतलब जो ओजिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट का जैसा नहीं लगता, कोई भी चीज उसे फिट नहीं बैठती है, उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो देखिए ओजिबल जो है 45 के लगभग था, उसका जो पेट था, स्टोमक बहुत ही मोटा था, मतलब बड़ा मोटा था, और ऐसा लगता नहीं था कि वो सीक्रेट एजेंट है, उसकी बातें भी ऐसी नहीं थी, और एक होटल के अंदर रहता था वहां। तो इस तरह से उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये थी कि वो सीक्रेट एजेंट की तरह लगता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटा चेहरा, मोटे मोटी तौंद थी उसकी, स्लोप ढलान जैसे कि कोई घाटी है, ऐसे इस तरह से था वो। व्हाट डज हॉरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट, देखिए हॉरेस डनबी को क्या चीज इकट्ठी करना पसंद था, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो हॉरेस डनबी था, हॉरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, हॉरेस डनबी को और महंगी और दुर्लभ पुस्तकें इकट्ठी करना पसंद था, और ऐसा करने के लिए वो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, हर साल वो एक तिजोरी लूट लेता था, जिससे वो इस तरह की बुक्स सेक्रेटली यानी गुप्त रूप से खरीद लेता था, और कुछ उसके साल भर के
खर्चे के लिए चल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट आर द सटल वेज इन विच द लेडी मैनेज टू डिसीव हॉरेस? वे कौन से तरीके हैं जिनमें वो महिला और हॉरेस डनबी को धोखा दे पाती है, यानी धोखा देने में समर्थ हो जाती है? तो देखिए दोस्तों, जब हॉरेस डनबी उस तिजोरी को तोड़ने जाता है तो वहां वो लेडी आ जाती है और जो कुत्ता था उस कुत्ते के साथ इस तरह से ट्रीट करती है जिससे कि वो उस घर की मालकिन हो और कुत्ता उसी का हो। फिर बाद में वो हरीश रणवी के साथ भी इस तरह से बातें करती है। वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड था उसने मुझे मैंने आई आई प्रोमिस्ड माय हस्बैंड टू डिपॉजिट द ज्वेल्स इन द बैंक। उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से गहनों को बैंक में जमा कराने का और वादा किया था, बट लेकिन मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा और अब चाबी भी नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा कि मैं इनको जमा नहीं करवाया, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं बाद में इनको जमा करवा दूंगी, क्योंकि जो आज की रात है मुझे किसी पार्टी में जाना है, तो मेरे पास चाबी भी नहीं है, मैं भूल गई, इसलिए आप इस तिजोरी को तोड़ दीजिए मेरे लिए और मैं ये क्या है गहना आज की रात पार्टी में पहन के जाऊंगी, फिर मैं इनको बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगी। तो इस तरह से वो हरेश भी उस पर विश्वास कर लेता है और उसके लिए तिजोरी तोड़ देता है। और वो गलती ये कर देता है कि उसने जो अपने हाथ के जो ग्लव्स थे उनको भी वो उतार देता है। तो ये इस तरह से वो महिला उसको धोखा दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज एमएम लॉइजिल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? जो जो लॉइजिल है, श्रीमती लॉइजिल, वो किस तरह की महिला है और वो हमेशा दुखी क्यों है? तो एमएम लॉइजिल जो है वो यंग एंड प्रीटी है, मतलब सुंदर है, युवा है, और सी हैज बीन मैरिड टू ए क्लर्क इन बोर्ड। जो जो बोर्ड कार्यालय जो है उस बोर्ड कार्यालय में जो एक क्लर्क है, एक बाबू, उसके साथ उसका विवाह हुआ है। लेकिन वो शी इज नॉट हैप्पी बिकॉज, मतलब वो एक शी इज ए लेडी ऑफ डिजायर्स, वो एक महत्वाकांक्षी महिला है, इसलिए वो खुश नहीं है। और वो चाहती है कि वो किसी बड़े परिवार में उसका जन्म होता, जहाँ घूमती फिरती और लग्जरी लाइफ जीती, इसलिए खुश नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ए बुक बिकेम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक बुक टर्निंग पॉइंट कैसे बनी? तो देखिए, ये जो बुक थी मोनार्क एक्स, ये जो बुक है वो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन रही थी, क्योंकि इस बुक ने और उस रिचर्ड एब्राइट के सामने जो साइंस की दुनिया थी उसको खोल दिया था। तो इस तरह से उसने इस बुक से बहुत सारी चीजें सीखी और ये बुक उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। तो बुक का नाम मोनार्क एक्स था। और हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? तो जो रिचर्ड एब्राइट है, उसकी माँ ने उसकी किस तरह मदद की थी? तो देखिए, जो इसकी माँ थी, इसकी माँ उसके लिए बहुत सारा सामान लाती थी, उसके लिए बिना कूलर्स, जो माउंटिंग मटेरियल है, बुक्स है, उसके लिए मतलब जो भी है, दूरबीन है, और जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले उपकरण हैं, बुक्स हैं, उसके लिए सारी चीजें खरीद के लाती थी और टूर पर भी उसे खुद अपने साथ ले जाती थी और उसको मोटिवेट करती थी उसकी माँ। तो इस तरह से उसकी माँ ने उसकी हर तरह से मदद की थी। उसकी माँ उसका एक ट्रू टीचर थी और उसके जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट, व्हाट डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर? जब एब्राइट विज्ञान मेले में कुछ नहीं जीत पाता है तो वह क्या कौन सा पाठ सीखता है? तो देखिए, एब्राइट लर्न्स दैट साइंस इज नॉट ओनली फॉर डिस्प्ले। वहां वो लेसन सीखता है कि जो साइंस है वो केवल डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती है। मतलब साइंस में केवल ये नहीं कि हम दिखाएं कि ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी है, ये ना, ये इसके ऑर्गन्स हैं, इसका ऐसे काम करता है, नहीं, ये तो इट इज फॉर एक्सपेरिमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट, यानी साइंस तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए होती है। तो यही बात उसने वहां सीखी कि साइंस नॉट फॉर डिस्प्ले, साइंस केवल डिस्प्ले यानी प्रदर्शनी के लिए नहीं होती, बट इट इज फॉर एक्सपेरिमेंट। और फ्रॉम दैट डे ही बिगेन टू डू एक्सपेरिमेंट, और उसने उसी दिन से फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। तो ये लेसन सीखा था उसने। जो वैज्ञानिक बनने के जो कौन कौन से गुण है, ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आ गया है, इसलिए इस बार नहीं आएगा, हमने भी इम्पोर्टेंट नहीं लगाया मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज होलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो देखिए, भोली क्या है कि भोली स्टेमरिंग यानी बेचारी स्टेमर्ड यानी हकलाती थी, और सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर बॉडी, उसकी शरीर के ऊपर जो पॉक मार्क्स के निशान थे, स्टेमर करती थी। तो और
वो अच्छी दिखाई भी नहीं देती थी, इसलिए उसके माँ बाप सोचते थे कि नो वन विल मैरी हर, कि कोई भी व्यक्ति भोली से विवाह नहीं करेगा, तो शी रिमेन अनमैरिड और लाइफ पूरे जीवन भर और अविवाहित रहेगी, इसलिए वो उसके बारे में चिंतित थे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल? भोली के जो माता पिता है वो दिसंबर के जो शादी का प्रस्ताव है उसको क्यों स्वीकार कर लेते हैं? तो देखिए इसके पीछे एक कारण था कि जो दिसंबर था वो पैसे वाला था, एक पैसे वाला एक वेल टू डू ग्रोसर था। हालांकि वो 50 वर्ष की उम्र का था, उसके भोली उसके उसके बराबर के तो उसके बच्चे हो गए थे, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने सोचा कि अच्छा व्यक्ति है, पैसे वाला है और खुद की ही दुकान है और बैंक में भी कुछ पैसे हैं, इसलिए उन लोगों ने ये बात मान ली कि चलो कोई बात नहीं, इसे विवाह कर देते हैं और नहीं तो और कोई विवाह नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हुई? तो देखिए बात शादी क्यों नहीं हुई, तो यहाँ शादी नहीं होने का कारण ये था मित्रों कि जब दिसंबर को पता चला, व्हेन दिसंबर न्यू अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, जब दिसंबर को भोली के पॉक मार्क्स के बारे में पता चला तो ही रिफ्यूज टू मैरी हर, उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया एंड ही डिमांडेड 5000 रुपीज फ्रॉम भोलीज फादर, और फिर उसने भोली के पिताजी से 5000 रुपए की मांग कर दी कि आई वांट 5000 रुपीज अदरवाइज आई विल नॉट मैरी योर डॉटर। उसने कहा कि मुझे 5000 रुपए चाहिए, अन्यथा मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। फिर भोली के फादर ने क्या किया कि भोली फादर रिक्वेस्ट हिम, उससे निवेदन किया एंड ही केप्ट ही प्लेस्ड हिज टर्बन एट हिज फीट, और उसने दिसंबर नाथ के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन दिसंबर नाथ नहीं माना। फिर उसने पैसे का जो बंडल था वो भी रख दिया। फिर इतने में जब भोली ने देखा तो तो भोली ने अपना जो पर्दा था वो हटाया एंड, और जब दिसंबर नाथ उसके गले में माला डालने का प्रयास कर रहा था तो he took the garland and threw into the fire, उसने उस माला को छीना, उसे लिया और आग के अंदर फेंक दिया। And he said that I will not marry such greedy and hypocrite old बिसम्बरनाथ। तो उसने कहा कि मैं इस तरह से जो बूढ़े जो जो दुष्ट मतलब लालची बिसम्बरनाथ के साथ विवाह नहीं करूंगी। और फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि ये जो पैसे का बंडल है इसे उठा लीजिए और मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। तो इस तरह से मैरिज नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक? यानी 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था? तो बिकॉज देखिए देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। जो 20th सेंचुरी होती थी उसमें हर चीजें, किताबों के बारे में हर चीजें होती थी, और जो बुक्स होती थी डेकोरेटेड होती थी, पंचुटेड होती थी, इलस्ट्रेटेड होती थी, इसलिए इनको एरा ऑफ द बुक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ? यानी धरती पर पाए जाने वाली बुक्स के बारे में जो थिंक टैंक है वो क्या क्या अनुमान लगाते हैं? तो ये सोचते हैं कि ये लोगों की सैंडविचेज है। वे कभी तो सोचते हैं कि ये सुनने वाली सैंडविच है, कभी सोचते हैं कि खाने वाली सैंडविच है। तो इस तरह से वो अनुमान लगाते हैं बुक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बुक सेव द अर्थ? राइट द नेम ऑफ द बुक। तो जो मदर गूज नामक बुक थी उसने अर्थ को बचाया था। जब उसमें से ये पोएम पढ़ रहे थे तो इन लोगों ने सोचा कि ये तो साइंस वालों ने तो हम पर अटैक करने का पहले से प्लान बना लिया है, और ये जो अर्थ वाले लोग हैं, अर्थलिंग यानी जमीन पर रहने वाले, ये तो हम लोगों से ज्यादा चतुर हैं और हम पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए वो भाग गए वहां से। जो थिंक टैंक है उसने अपने लोगों को वापस बुला लिया। तो इस तरह से उस मदर गूज नामक बुक ने और पृथ्वी को बचा लिया। काल्पनिक स्टोरी है ये। हाउ डिड नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 राइट अबाउट हॉरेस डनबी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज? देखिए हॉरेस डनबी के बारे में लिखिए कि किस तरह का व्यक्ति था। तो दोस्तों हॉरेस डनबी वाज ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति था बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मतलब वह लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। मतलब था तो ईमानदार, लेकिन मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन था लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था, क्योंकि वो चोरी करता था और मतलब रेयर और दुर्लभ, एक्सपेंसिव और महंगी और दुर्लभ पुस्तकों से प्रेम करता था। इसके लिए वो हर साल तिजोरी लूटता था। तो इसलिए उसके बारे में बताया गया है कि वो उसके लिए हर साल एक तिजोरी लूटता था जिसको वो 20 साल चलाता था, खर्चे को फिर अगली साल ऐसे ही करता था। तो इस तरह से वो हॉरेस डनबी एक अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा सा चोरी का काम करता था। बाद में उसने जिस तरह से
वहां उस महिला के घर में तिजोरी लूटी थी, तो वो धोखा खा जाता है और जेल में चला, उसकी वजह से जेल में चला जाता है। तो इस तरह से हॉरेस डनबी के बारे में हम 4-5 बातें लिख सकते हैं। किताबों से प्रेम करता था, किस तरह सेक्रेटली किताबें मंगाता था और किताबों के लिए वो किस तरह से एक शेफ को हर साल तोड़ता था और फिर उससे पूरा खर्चा चलाता था इस तरह से। और वो रेस्पेक्टेड पर्सन था बट नॉट कम्प्लीटली। तो इस तरह से हॉरेस डनबी के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन है। पोएट्री में हम आपको पहले बता चुके हैं। अभी फर्स्ट फ्लाइट के जो फोर्थ सेक्शन है उसके क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स पर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के क्यों कहा? तो देखिए, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के इसलिए कहा बिकॉज द द रेन ड्रॉप्स पर यूजफुल फॉर हिज हार्वेस्ट, की उस फसल के लिए लाभदायक थे। एंड ही विल गेट, मतलब ही विल गेट मनी फ्रॉम द हार्वेस्ट, मतलब पैसे, उस जो उसकी फसल थी उसको बेच करके वो पैसा प्राप्त करेगा। और वो जो पैसे आएंगे वो रेन ड्रॉप्स के ही जैसे थे। तो इस तरह से वो जो ड्रॉप्स थी उसकी फसल के लिए लाभदायक थी। और बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसको बेचेगा और बेचेगा तो पैसे कमाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो लेंचो फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में विश्वास था और ही हैड फेथ इन गॉड दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। सो ही wrote a letter to God for help, इसलिए वह ईश्वर के लिए मदद मांगने के लिए पत्र लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। लेंचो को किस बात ने नाराज किया? तो व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को गिना, तो इट मेड हिम एंग्री बिकॉज ही डिमांडेड फॉर 100 pesos बट दीज वर ओनली 70 pesos। मतलब उस लेंचो ने तो 100 पैसे मांगे थे लेकिन वे केवल 70 पैसे थे, तो इस बात ने उसको नाराज कर दिया। तो ही रोट इन दिस इन हिज नेक्स्ट लेटर, इसलिए उसने अपने अगले पत्र में लिखा कि गॉड प्लीज डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मतलब उसने कहा कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होते हैं वो एक क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी जो बदमाश लोगों का झुंड होता है। तो उसको ये शक था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए हैं जबकि उन्हीं ने पैसे भेजे थे। तो इस तरह से वो नाराज हो जाता है। नेक्स्ट है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। जो ये नेल्सन मंडेला वाला पार्ट है, तो इस कह रहा है कि जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो सेरेमनी जो हुई थी लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में जो सैंडस्टोन का जो एम्पी थिएटर बना हुआ था वहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो मंडेला थैंक्स फॉर द इंटरनेशनल लीडर फॉर टेक possession in the victory for justice for humanity। मतलब जो साउथ अफ्रीका ने जो जीत हासिल की थी उसकी जो खुशियां मनाने के लिए वो वहां एकत्रित हुए थे, तो उसमें जो सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, जो मानवता के लिए जो वहां जश्न मन रहा था, उसमें जो बड़े बड़े देशों से जो इंटरनेशनल जो नेता आए थे उन लोगों के लिए, इसी बात के लिए मंडेला धन्यवाद देता है कि वो वहां उसमें भाग लेने के लिए आए थे उनकी उस खुशी के अवसर पर। नेक्स्ट है व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडल स्थापित करता है? तो देखिए, जो मंडेला है वो कहता है कि मतलब अब इसके बाद में इस देश के अंदर कोई किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को पीड़ित नहीं करेगा, कोई किसी को कष्ट नहीं देगा, और यहाँ पर अब कभी कोई भी व्यक्ति दुख सहन नहीं करेगा, सभी हिल मिल के प्रेम से रहेंगे, इस तरह से कहता है। नेक्स्ट है व्हाट डज करेज टू मंडेला। मंडेला के अनुसार करेज क्या है? तो देखिए, मंडेला कहता है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज डर की अनुपस्थिति नहीं होती है, बट इट इज द ट्रम्प ओवर द फियर, बल्कि उस डर को जीतना ही करेज है। नेक्स्ट है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला कौन सी दो बाध्यताओं को बताता है? तो देखिए, मंडेला कहता है कि देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशंस इन एवरी मैन्स लाइफ, यानी हर व्यक्ति के जीवन में दो बाध्यता होती हैं। द फर्स्ट होती है टू हिज फैमिली, मतलब पहले अपनी फैमिली के प्रति होती है, फैमिली के अंदर टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन एंड टू हिज पेरेंट्स, ये आते हैं। एंड सेकंड टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री, और दूसरी जो होती है वो अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति एंड अपने देश के प्रति होती है। तो इस तरह ये ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। नेक्स्ट है
व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, रिस्क क्या है और नरेटर इसको क्यों लेता है। तो देखिए द रिस्क इज टू फ्लो द एरोप्लेन अराउंड द क्लाउड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब जो बादलों के इधर उधर उस तूफान में होकर के एरोप्लेन को उड़ाना, ये रिस्क थी। और ही डज नॉट हैव एनफ फ्यूल, उसके अंदर पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, तो इस तरह ये रिस्क थी। और व्हाई डज द नरेटर टेक रिस्क, वो कभी क्यों लेता है, बिकॉज ही वांट टू टेक द बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि वह वहाँ इंग्लिश जो बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट था उसको लेना चाहता था, मतलब मॉर्निंग में घर पहुंच करके और नाश्ता करना चाहता था, इसलिए वो उस रिस्क को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, कंट्रोल सेंटर में वो महिला और उस वर्णनकर्ता की तरफ बड़ी विचित्र ढंग से देखती है, ऐसा क्यों, क्या हुआ था। तो जब जो नरेटर होता है यानी कि जो पायलट होता है, वो जब नीचे उतर के वहाँ कंट्रोल सेंटर पे जाता है और ही आस्क्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड हिज पायलट, जब वो ब्लैक एरोप्लेन, जिस एरोप्लेन ने नरेटर की आसमान में उस तूफान के अंदर मदद की थी, उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ है वो एरोप्लेन और उसका पायलट, क्योंकि वह उसको धन्यवाद देना चाहता था। तो वो जो लेडी है वो, उसको हंसी आती है, वो थोड़ा उसको विचित्र तरीके से देखती है कि देयर वाज ओनली यू इन द स्काई, क्योंकि आसमान के अंदर केवल आप ही थे, देयर वाज नो एरोप्लेन एक्सेप्ट यू, आपके अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन ही नहीं था, इसलिए उसको थोड़ा ऐसा लगा था कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक विचित्र तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, तो एन एक डायरी क्यों रखना चाहती है, तो बिकॉज एन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके मित्र नहीं है, और ही फील टू राइट वह कुछ लिखना महसूस करती है, इसलिए वो मित्र रखना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर इन हिज डायरी, मतलब एन अपनी डायरी के अंदर अपना संक्षिप्त विवरण क्यों देती है, बिकॉज शी थिंक्स दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हिज किट्टी, मतलब हिज लाइफ टू किट्टी, मतलब उसकी डायरी के अंदर उसके जीवन में जो भी कुछ वो लिख रही है तो उसको कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक स्कूल की गर्ल है, एक 13 साल की लड़की है, तो कोई सोचेगा कि क्या लिखेगी, इसलिए वो अपने बारे में उस बुक के अंदर उस डायरी के अंदर लिख देती है, उसका स्केच, उसका जो ब्रीफ स्केच है वो लिख देती है, कि कोई विश्वास नहीं करेगा अगर ऐसा नहीं किया तो। फिर हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, अपने जो निबंध के अंदर एन किस तरह से ये सिद्ध करती है और मतलब चैटर बॉक्स होना, तो वो तर्क देती है, सी आर्ग्यूज दैट हर मदर टॉक्स टू मच, उसकी माँ बहुत ज्यादा बात करती है, एंड नो वन डू एनीथिंग अबाउट इनहेरिटेड थिंग्स, मतलब जो विरासत में मिली हुई चीजें होती हैं, जो आनुवंशिक होती हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। तो तर्क देती है कि माँ भी बात करती है, और टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मतलब बातें करना विद्यार्थी की विशेषता होती है, तो इस तरह वो तर्क दे करके और अपने आप को चैटर बॉक्स सिद्ध कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्स हर ग्रैंड मदर, वो कौन सी बात है जो आपको बताती है कि एन अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती है। देखिए वो कौन सी बात है जो आपको ये बताती है कि एन अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती है, वो टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो देखिए एन 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 जो है वो अपने जन्मदिन पर जो अपने जन्मदिन की मोमबत्ती यानी जो कैंडल जलाती है, उनके साथ में अपनी दादी माँ की नाम से एक कैंडल जलाती है, और वह अपनी दादी माँ को याद भी करती रहती है। तो ये बातें हमको ये बताती हैं कि एन अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती थी। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, जो गोवा में जो एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग किस चीज को याद करते रहते हैं, किस चीज के बारे में बातें करते हैं, तो जो 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 पाव भाजी है उसके बारे में वहाँ बातें करते रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बेकर बियर इन द पोर्टुगीज डेज, यानी पोर्टुगीज डे में जो बियर है वो बेकर है वो क्या पहनते थे, तो पोर्टुगीज दिनों में जो बेकर हैं वो वॉर ए हाफ पैंट रीचिंग डाउन दी नीज, यानी घुटनों के नीचे तक जाने वाला एक हाफ पैंट पहना करते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है हु इनवाइट द कमेंट
ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पडेर भाई। मतलब इस कमेंट को कौन इन्वाइट करता है, मतलब किस व्यक्ति के लिए कहा जाता है? तो जो व्यक्ति पदेर की तरह कपड़े यानी बेकर की तरह कपड़े पहनता था, ये हाफ पैंट रीचिंग डाउन द नीज यानी घुटनों के नीचे तक जाता हुआ एक हाफ पैंट, तो उस व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जाता था कि ये उसकी तरह ड्रेस पहना हुआ है। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है और व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? तो देखिए कुर्ग कहाँ है, तो कुर्ग क्या है, कर्नाटक का एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये मंगलौर में स्थित है, मतलब तटवर्ती इलाके में। और ये कॉफी और स्पाइसेस यानी मसालों के लिए फेमस है और रेड फॉरेस्ट इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावूज पीपल डिसेंट, यानी कोडावू लोगों की जो डिसेंट है उसके बारे में कहानी क्या है? तो ऐसा कहते हैं कोडावू पीपल जो है ये अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा थे और ये साउथ में जो समुद्र के किनारे किनारे चले आए और वहां आकर रहने लगे। फिर बाद में जब इन लोगों ने जाने का सोचा तो ये जा नहीं पाए और वहीं के लोकल लोगों के साथ अपने शादी विवाह रचा लिए और जाना इनके लिए बहुत ही कठिन हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ऑटर बिलोंग टू, यानी एनिमल जो ऑटर है वो जानवरों के कौन से ग्रुप से संबंध रखता है? तो ऑटर बिलोंग्स टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसको मस्टेलाइन कहते हैं। मस्टेलाइन ग्रुप से संबंधित रखता है जिसमें स्टोट, मंगूज और मिंक इस तरह के जो जानवर हैं उसमें। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट ओटर, आप ओटर के बारे में क्या जानते हैं? राइट 4 कैरेक्टर्स है, उसकी 4 विशेषता लिखिए। तो सबसे पहली बात ये कि जो ओटर है, ओटर ओटर का जो नाम ओटर वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस, यानी साइंस के लिए साइंस के बारे मतलब जो साइंस थी ओटर के बारे में अनजान थी, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने जो जूलिस्ट थे उन्होंने रखा था लुट्रिगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेलीज ओटर। इसकी अगली बात करते हैं कि जो ओटर हैं वो मोस्टली फाउंड इन केमोस्फियरना, ये केमोस्फियरना में अधिकांश पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं इन ट्रिगिस मार्सेज, यानी जो ट्रिगिस के जो दलदल हैं वहां पाए जाते हैं। लाइक मॉस्किटो यानी मच्छरों की तरह पाए जाते हैं और ये लाइक टू लिव नियर वाटर, पानी के पास रहना पसंद करते हैं। ये जो ओटर है वो पानी के पास रहना पसंद करते हैं, केमोस्फियरना के दलदलों में पाए जाते हैं। और ओटर लुक्स लाइक ए मंगूज, और जो ओटर होता है वो मंगूज की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से ये ओटर के बारे में विशेषता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ओटर, ये हो गया। व्हाई वाज द ओटर नेम मैक्सवेलीज ओटर, मतलब ओटर का नाम मैक्सवेलीज ओटर क्यों रखा गया? तो बिकॉज इट वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस, क्योंकि ये साइंस के लिए अनजान था, इसलिए जूलिस्ट नेम्ड हिज मैक्सवेलीज ओटर, यानी लुट्रोगेल पर्सपिसिलाटा मैक्सवेलीज ओटर। और मैक्सवेली ने ही इसको पहली बार देखा था इसलिए उसी का नाम इसको रख दिया था और विज्ञान के लिए अनजान था इसलिए। नेक्स्ट है हाउ वाज विच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, विच को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट करना था? तो देखिए इसको लंदन से, मतलब इसको पेरिस और पेरिस से, पहले इसको पेरिस से वहां भेजना था और लंदन फिर वहां से इंग्लैंड ले जाना था। और वो भी इसको ये सुझाव दिया गया था कि भाई एक लकड़ी का जो 18 इंच का बॉक्स है, लकड़ी के 18 इंच के बॉक्स के अंदर इसको रख करके ले जाना है और वो भी फर्श पर नीचे अपने पैरों के पास रख के ले जाना है, इस तरह से कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम एंड हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, बल्ली का जो फेवरेट पास टाइम वो क्या था और उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी वो क्या थी? तो देखिए दोस्तों बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट हर doorway एंड वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, मतलब अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के गली में जो होता था उसे देखना था उसका फेवरेट पास टाइम। और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी राइडिंग द बस इवन इफ जस्ट वन, मतलब उसकी तीव्र इच्छा यही थी कि वो बस में सवारी करे भले एक ही बार करे, तो ये इसकी तीव्र इच्छा थी। व्हाट वाज द अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली का अनएंडिंग जॉय क्या था? तो वल्लीज अनएंडिंग जॉय वाज द साइट ऑफ द बस each time filled with a new
न्यू ग्रुप ऑफ पैसेंजर, मतलब जो बस थी वो हर बार भर जाती थी नए नए यात्रियों से, तो बस का जो दृश्य था वही उसके लिए अनएंडिंग जॉय था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट हर फर्स्ट जर्नी और हाउ डिड शी फाइंड दिस डिटेल। तो वल्ली ने किस तरह अपनी पहली यात्रा के बारे में डिटेल प्राप्त की थी और कैसे कैसे। तो देखिए, वल्ली ने बस के किराए के बारे में, बस की दूरी के बारे में, यानी कि जो बस है वो गांव, उसके गांव से और जो टाउन है वहां तक कितनी दूरी लेती थी शहर तक, तो 45 मिनट लगते थे। एक तरफ का किराया था 30 पैसे था। इस तरह दोनों तरफ का किराया कितना होता था और उस समय उसकी माँ घर में क्या करती थी। तो ये सारी जानकारी उसने यात्रियों को आपस में बात करते हुए सुना, या कुछ को उसने पड़ोसियों से पूछ करके हासिल की थी। तो इस तरह से उसने अपनी पहली बस यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। वल्ली बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी थी। तो देखिए, वो बस से इसलिए नहीं उतरी क्योंकि क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनफ मनी। उसके पास सी डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो नीचे जाए और खर्च करे। शी हैड ओनली एनफ मनी फॉर हिज टू वे फेयर। केवल उसके दो तरफ के किराए के लायक उसके 60 पैसे थे और सी वाज अफ्रेड, वह डरती थी, इसलिए वो नीचे नहीं उतरी। फिर है, व्हेन हर सन डाइज, किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट। जब किस्सा गौतमी का बेटा मर जाता है तो वह एक घर से दूसरे घर जाती है, वो क्या मांगती है, क्या वह मांग लेती है और क्यों नहीं। तो देखिए, जब उसका बेटा मर जाता है तो किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है और मदद मांगती है कि उसके बेटे को जिंदा करने की कोई दवाई दे दो, लेकिन उसे कोई दवाई नहीं मिलती है क्योंकि मरे हुए को जिंदा करने वाली कोई चीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम। यानी किस्सा गौतमी उस जो पहली बार नहीं समझ पाती उस चीज को दूसरी बार समझती है, तो वो क्या, और उसको समझने में, मतलब पहली बार समझने में जो वो असमर्थ होती है उसको दूसरी बार समझती क्या बात थी। वो सोचती है कि जो मनुष्य जीवन है वो यही है कि जिस तरह से वो रास्ते में लाइट को देखती है कि लाइटें कभी जल रही हैं कभी बुझ रही हैं, तो सोचती है कि मनुष्य जो जीवन है इसमें जीवन और मरण होता रहता है, यानी जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। लेकिन जो आदमी अपने स्वार्थ को त्याग देता है उसे एनलाइटनमेंट मिल जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि ये तो सब बेकार की बातें हैं। उसके दिमाग में समझ में आ गया कि जीवन मरण तो चलता ही रहता है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। तो ये बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ये प्रपोजल पार्ट है इसमें से तो हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज लोमोव विश टू प्रपोज नताला। लोमोव नताला से विवाह क्यों करने की इच्छा रखता था, क्योंकि वह उसको पसंद करता था, उसकी पड़ोसी थी, अच्छी लड़की थी। राइट करेक्टर स्केच ऑफ नताला। नताला का करेक्टर स्केच लिखिए। तो नताला वाज ए ब्यूटीफुल, वो अच्छी सुंदर लड़की थी और हार्ड वर्किंग मेहनती भी थी। उसकी पड़ोसी थी, चुपकोम की बेटी थी, उसके घर में अच्छा सब, एक गुड हाउस वाइफ थी। तो इस तरह से उसके बारे में 4-5 बातें लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है कि व्हाई डज लोमो वांट टू मैरी नतालिया। वो उससे विवाह करना क्यों चाहता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता था और वह उससे विवाह करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और हुई लोमो व्हाई डज ही गो टू चुपकोस हाउस। लोमोव कौन है, तो लोमोव जो है वो चुपकोव का पड़ोसी है और उसके घर वो नतालिया का हाथ मांगने के लिए, यानी उसकी शादी का प्रस्ताव करने के लिए जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज चुपकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम फॉर। यानी चुपकोव को पहले क्या शक होता है कि लोमोव उसके घर किस बात के लिए आता है। तो लोमोव सस्पेक्ट दैट ही हैज कम फॉर मनी, मतलब चुपकोव को पहले तो यही शक होता है कि जो लोमोव है उसके घर पैसे उधार मांगने के लिए आया है, इस तरह वो सोचता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो उसकी बेटी के विवाह की बात करने आया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये आपको दोनों ही किताब फुटप्रिंट्स और फर्स्ट लाइट के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इस साल रहने वाले हैं, जो परीक्षा में आएंगे, वो हमने आपको यहाँ बताए हैं, समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक बार आप अच्छे से इनको और देख लीजिएगा और आराम से याद करके जब परीक्षा में जाएं
अच्छी तरह से मनन करके जाए। एक बार वंस अगेन फिर से मैं आपके लिए परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आपका पेपर अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, सारी विषयों के पेपर अच्छे हों। बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, हमारे वीडियो पर अगर नए हो तो एक बार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।